चलो आज हम लोग बात करते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति के कारण क्या है। मतलब भारत में इतनी ऊंची मुद्रास्फीति कभी कभी रहती है या फिर कहीं पे भी मुद्रास्फीति का कारण क्या हो सकता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली। तो भारत में ऊंची मुद्रास्फीति के क्या कारण है या क्या कौन से कारक है जो भारत की मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक जो है ना उसको एक खुद से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, जैसे शब्द हम कुछ बोलते हैं तो उससे हम पहले तो जैसे मुद्रास्फीति से मतलब किसी को नहीं पता है मुद्रास्फीति, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुद्रास्फीति क्या होता है ना कि अगर सामान्य स्तर लिखना बहुत जरूरी है। सामान्य स्तर से जो मूल्य में वृद्धि होती है ना, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, ये महंगाई क्यों होती है या फिर मुद्रास्फीति क्यों होती है, उच्च मुद्रास्फीति के क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। तो देखो जनरली तुम खुद समझो, अगर तुम खुद भी समझ जाओगे ना तो तुमको किताब में लिखी हुई बातों को उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाओगे, है ना। जैसे कि मांग आधारित, जैसे पहला इसका कारक है मांग आधारित कारक। मांग आधारित कारक भी होते हैं, जैसे सिंपली जैसे कि मान लो कि 10 लोग थे ना, 10 लोग थे, मतलब जैसे कि 10 टमाटर थे, ठीक है, 10 किलो टमाटर है। तो पहले वो 10 परिवार में बिकते थे तो 10 किलो उसके बिक जाते थे किसी भी आदमी के, है ना। अब क्या है ना कि वहां पे जो है ना कि 100 परिवार आ गए, ठीक है। तो पहले अगर वो आदमी 1 रुपए किलो टमाटर बेच रहा था, 1 रुपए किलो टमाटर बेच रहा था, वैसे तो अवेलेबल और मुश्किल है फिर भी, पर एग्जेप्शन क्या बोलते हैं जो भी है, हिंदी इंग्लिश थोड़ा उतना अच्छा नहीं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि 1 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं, तो वो पहले उसका आराम से हो जाता था। पर अब 1000 परिवार वहां, 100 परिवार वहां पे आ गए, तो क्या वो 1 रुपए किलो में बेचेगा? वो बोलेगा कि देखो, कम से कम वो सोचेगा कि इस 100 में से तो जो 100 आए हैं, 100 लोग हैं, उनमें से 100 परिवार हैं, उनमें से कम 20 तो ऐसे लोग होंगे जो बहुत पैसे वाले होंगे, हो सकता है ना, ऐसा चांस है। तो वो क्या कर देगा कि उसको महंगा कर देगा टमाटर को। तो इस तरह से ये क्या होगा, मांग, क्योंकि मांग बढ़ गया, टमाटर को खाने वाले ज्यादा लोग हो गए पहले की अपेक्षा, तो मांग बढ़ने के कारण क्या है, वो चीज भी महंगी हो जाएगी। चीज उत्पादन उतना ही हो रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना ना, उत्पादन पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा अभी इनिशियल स्टेज पे। देखो मांग आधारित कारक, पहला हो गया मांग आधारित कारक, दूसरा हो गया पूर्ति आधारित कारक। मतलब जैसे कि सिंपल, मतलब जैसे कि कहीं पे, जैसे मान लो कहीं ये मान लो स्टोर था, यहाँ पे मान लो 100 चीजें है ना, तो यहाँ से 10 चीजें आती थी और वो 10 चीजें आदमी बेच देता था, है ना। 10 चीजें आती थी और 10 चीजें 10 परिवारों को, 10 मान लो 10 किलो टमाटर आते थे, 10 किलो टमाटर 10 परिवारों को मिल जाते थे। तो एक बार क्या हुआ ना कि ये यहाँ से, ये जो जगह है, यहाँ से 100 जो जगह ही, यहाँ से 10 नहीं आया, यहाँ 2 1 किलो आ गए, तो क्या इन सबको वैसे ही मिलेगा? उतना तो नहीं मिलेगा, तो महंगा हो जाएगा चीज। इसके पास 2 आएगा तो ये बोलेगा कि 2 ही किलो आया है, तो फिर वो उस हिसाब से नहीं बेचेगा जिस हिसाब से उसको बेचना चाहिए था, तो वो महंगा बेचेगा उस सामान को। इसलिए पूर्ति आधारित भी हो जाता है, ठीक है। तो पूर्ति आधारित भी कारक है। और लागत आधारित मतलब कि सिंपली किसी वस्तु को, मान लो कि कोई मान लो भुट्टा ही मान लो, चलो ठीक है। अरे भुट्टा तो जानते हो, भुट्टा जो पहले 5 रुपए में लोग सेक के दे देते थे, अब क्या होना, भुट्टा का लागत जैसे उर्वरक हो गया, फिर धरती का जो क्या बोलते हैं, जो भूमि का जो लीज पे लेते हैं ना, भूमि जो किराए पे लेते हैं, पट्टेदार जो लेते हैं, वो भी महंगा हो गया। साथ में उर्वरक बहुत सारा, मतलब सिंचाई के लिए पानी, वो भी थोड़ा महंगा हो गया, बिजली थोड़ा महंगा हो गई, तो भुट्टे का भी रेट जो है महंगा बिकने लग गया। अभी 10 रुपए में एक देते हैं, तो ये तुम्हारा लागत से नहीं, मतलब लागत ही उसका ज्यादा बैठ रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा में बिकेगा ना। जैसे मान लो पहले वो 3 रुपए बैठ रहा था तो 5 रुपए बेच दे रहे थे, अब वो 7 रुपए में बैठ रहा है तो 5 में कैसे बेचेगा, तो उसको 10 में बेचेगा। तो इसलिए लागत आधारित मुद्रास्फीति कारक इसको बोलते हैं ना, लागत ज्यादा पहले से लग रहा है तो महंगा होगा। और कुछ अन्य कारक भी है, जैसे अन्य कारक में जैसे कि ब्याज दर ज्यादा हो जाए कहीं का ना, ब्याज दर ज्यादा हो जाएगा तो कोई पैसा लगा रहा है तो जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे सिंपली एक समझ लो कि भाई, हाँ, कि जैसे मान लो कोई किसान है ना, किसान है या कोई भी औद्योगिक ही मान लो, उद्योगपति मान लो, ठीक है। तो उसने भाई कोई चीज सामान बनाने के लिए सरकार से ब्याज लिया, तो ब्याज दर बढ़ी हुई थी, मान लो पहले 10 पे मिल रहा था, 10% पे उसको मिल रहा था, तो वो उसका जो सामान था वो 100 रुपए का था, ठीक है, 100 रुपए का पर पीस उसको बेच रहा था। फिर पता चला कि 20% उसने कर दिया ना, ब्याज दर जो है उसको 20% पे मिलने लग गया सरकार की तरफ से, तो क्या वो 100 रुपए बेचेगा? नहीं ना बेचेगा, वो मतलब 150 कर देगा, इस तरह से। तो कोई अन्य कारक भी हो सकते हैं।
और एक क्राउडिंग आउट फंड भी होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी होता है, उसके कारण भी हो जाता है। क्राउडिंग आउट हम आगे थोड़े से डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके अब सारे मतलब क्या बोलते हैं कि खोलते हैं उसको खोलते हैं इन द सेंस की मांग आधारित कारक को हम लोग और ब्रॉड करते हैं, उसको बताते हैं कि आगे उसमें और क्या क्या टाइप हो सकता है। मांग आधारित, देखो पहला टॉपिक लेते हैं मांग आधारित कारक। देखो मांग कब बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ जाएगी। जैसे किसी सिंपल आदमी, जैसे पति पत्नी रहता है ना, जो जब पति पत्नी रहता है, न्यू मैरिड कपल है ना, 2 ही लोग रहता है, तो भाई कितना रोटी जरूरत पड़ता है, तो मांग रोटी का होता है उस समय 4 दोनों अगर खा रहे हैं तो 8, ठीक है। अभी वही मैरिड कपल्स हैं और उनके 3 बच्चे हो गए, तो क्या 8 रोटी में हो जाए? नहीं, मांग बढ़ जाएगी ना, 12-15 रोटी इस तरह से। तो सिंपल ही जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो जाता है ना कि जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनको उपभोग करने वाले कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली जब जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो जो उपभोग करने वाले, चाहे वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का हो, है ना, उनको उपभोग करने वाले लोग अगर लगातार बढ़ते रहेंगे तो उनकी मांग भी बढ़ती रहेगी। मांग बढ़ती रहेगी तो मांग आधारित, तो उससे क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं मांग आधारित कारक, ठीक। रोजगार और आय में वृद्धि, देखो एक बार हमेशा ध्यान रखना, मुद्रास्फीति को अगर तुम सही से समझना चाहते हो ना, मुद्रास्फीति या महंगाई जिसको बोलते हैं ना, मुद्रास्फीति को समझना चाहते हो, मुद्रास्फीति का एक मेन कारण होता है कि लोगों के पास पैसा होना। क्या होना? लोगों के पास पैसा होना। इसी लोगों के पास पैसा होना, जिसके पास, हर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होगा ना उतना ही ज्यादा महंगाई होगा। लोगों के पास पैसा होना, ठीक है। ठीक है, ये कैसा, देखो इसी को बोलते हैं तरलता, ठीक है। जैसे सिंपली तुम जैसे मान लो आज तुम्हारे जो है जेब में 50,000 रुपए है, ठीक है। अब तुम जाते हैं, सीधे जाके खड़े हो गए ठेले वाले या टिक्की वाले के पास, बोलोगे टिक्की बना दो, ठीक है, टिक्की बना दो, वो टिक्की बना देगा। तुम पूछोगे भी नहीं उससे कि तुम कितना रुपया का ले रहे हो। अगर वही तुम्हारे पास जेब में 5 रुपए या 10 रुपए हो तो तुम पूछोगे, तो तुम पुचका वाला पा जाओगे, बोलोगे 10 रुपए कितना पुचका देती हो ना। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। तो तरलता से संबंधित है बहुत सारा तुम्हारा मुद्रास्फीति, है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो रोजगार और आय में वृद्धि, जैसे देखो रोजगार होगा, जैसे रोजगार मिलेगा किन्हीं लोगों को, है ना, तो रोजगार से रोजगार मिलता रहेगा तो पैसे आते रहेंगे तो उसको खर्च करते रहेंगे। भाई लोग होते ना कभी कभी की क्या बोलते हैं 31 तारीख को पैसा मिलने वाला है, 31 तारीख को पैसे मिलने वाले हैं, तो पैसे मिलेंगे तो चीज खरीदेंगे ना, कपड़े होता है ना, महीने के एंड में जो नौकरी वाले लोग हैं वो लोग खरीदते हैं। तो वो समझ सकते हो, यही रोजगार और आय में वृद्धि, मतलब आय में भी वृद्धि हो जाएगा। जैसे मान लो किसी आदमी का जो 50,000 पहले कमा रहा था वो 1 लाख कमाने लग गया, है ना, तो वो अपने बच्चों को लैपटॉप एंड ईच एंड एवरीथिंग ला के देने लगेगा। तो क्या है ना कि फिर उससे संबंधित चीजें महंगी भी होने लगेगी, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदार हो जाएंगे तो महंगी भी हो जाएगी। तो रोजगार और आय में वृद्धि भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, महंगाई का। मांग आधारित कारक है ये, ठीक है। शहरीकरण का बढ़ता स्तर एक तरह से यही है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि मतलब शहर में जो है पहले मान लो 500 लोग रह रहे थे, अब जो है 500 से 5000 कर दो, 5000 लोग आ गए। तो भाई पहले 500 लोगों के लिए टमाटर का जरूरत होता था, अब 5000 लोगों के लिए टमाटर जरूरत है। टमाटर तो उतना ही आएगा ऑलमोस्ट, है ना, थोड़ा बहुत महंगा, तो उससे क्या होगा, चीजें महंगी भी हो जाएगी, है ना, 5000 लोग खाने वाले हो जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है ना कि भाई टमाटर जस्ट उतना ही आ जाएगा, उतना सस्ता मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा वो चीज, है ना। तो ध्यान रखना, शहरीकरण का बढ़ता स्तर से भी जो है रिलेटेड है ये मांग आधारित कारक, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। जैसे प्रवासी की संख्या, इन सबकी संख्या बढ़ने से वो शहरीकरण। अब देखो, अब दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम लोग चलते हैं कि पूर्ति आधारित कारक। पूर्ति आधारित में जो है उसमें लिखा है अनियमित खाद्य आपूर्ति। अनियमित खाद्य आपूर्ति मतलब क्या हो गया, जैसे कि भाई कहीं पे जैसे मान लो ये जो है, ये मान लो कि मेन जो है जगह है जहाँ से खाद्य आपूर्ति मतलब होता है और यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे मान लो 100 किलो पहुंचाता है वो हर दिन। अगर मान लो हर दिन या कुछ महीनों में ऐसे समझ सकते हो, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ ये रोड है, यहाँ पे बाढ़ आ गया, कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदा हो गई जिसके कारण क्या हुआ ना कि खाद्य आपूर्ति टूट गई, अनियमित हो गई। मतलब पहले आ रही थी, अब आनी बंद हो गई, है ना। तो अनियमित होने लगेगी तो वहां पे जो क्या होगा, यहाँ आपूर्ति नहीं हो रही, तो ये बोलेंगे कि 100 किलो को बचा के रखो, अभी बहुत जरूरत होगा, अभी जो है वहां सामान सब टूट गया है, यहाँ कमी पड़ेगा, वहां से आ भी नहीं पाएगा, इन चीजों को महंगा कर दो, तो ये कर देगा ना महंगा। तो इसी तरह से इसी को बोलते हैं अनियमित खाद्य आपूर्ति के कारण जो है ये चीजें महंगी हो जाएगी
और कीमतों में वृद्धि हो जाएगी ना। और देखो औद्योगिक उत्पादन में कमी, औद्योगिक उत्पादन में जैसे कभी कभी हड़ताल होता है, श्रमिक लोग हड़ताल कर देते हैं ना, काम ही नहीं होता। जब अंदर काम ही नहीं होगा तो जो प्रोडक्ट मान लो बना हुआ था वो क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट आएगा नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं आएगा ना। जैसे मान लो पार्ले जी बिस्किट है ना, पार्ले जी बिस्किट में या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो ना, तो पार्ले जी बिस्किट बन रहा था तो क्या क्या ना उनके श्रमिकों ने हड़ताल कर दिया, हड़ताल ठीक है, हड़ताल कर दिया तो क्या हो गया ना कि भाई अब पार्ले जी तो बन नहीं रहा है, तो पार्ले जी जो बन नहीं रहा था वो अब क्या हो गया कि बाजार में तो उतना ही है, तो लोग सोचेंगे कि भाई इसको महंगा कर देते हैं, 5 की जगह 6 में या 7 में बेचना स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से है ना। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि औद्योगिक उत्पादन में और किस कमी से कारण आ सकता है, जैसे मान लो कि पूंजी नहीं है, उस मालिक के पास ही पैसा नहीं है ना, तो औद्योगिक उत्पादन नहीं होगा, जो बाजार में सामान है उसको पता चल जाएगा उद्योग से सामान आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या कर देगा कि जो जिन्होंने पहले खरीद रखा था वो उस चीज को महंगा कर देंगे। ये आप सामान्य तो देख सकते हो लॉकडाउन में, जब क्या बोलते हैं कि मंझा मांझे का और पतंग का दाम जो बढ़ा था ना, उसी से सब रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। या फिर कच्चा माल की पूर्ति नहीं हो रही है, ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा की कमी इन द सेंस कि भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो सब भी कारण हो सकते हैं जिससे औद्योगिक उत्पादन में कमी होगी, और औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण पूर्ति आधारित जो है मुद्रास्फीति हो जाएगी, ठीक है। फिर आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कुछ लोग होते हैं जमाखोरी, हरामखोर जो लोग होते हैं, हरामखोर और जमाखोर जस्ट एकदम खोर है ना, तो ये कौन हो सकते हैं भाई? ये तो सिंपल बात है, जो कोई बहुत बड़े किसान है ना, बड़े किसान और कोई व्यापारी जो लोग हैं वो सब ये लोग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, औद्योगिक व्यापारी जो लोग हैं, व्यापार जो वो लोग क्या करते हैं, कभी खाद्यों को, कोई तेल को, वो सब को क्या करते हैं अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं ना, सामान से, बाजार से सारा सामान अपनी जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जो है उस चीज को महंगा कर करके बेचते हैं। तो ये सब जो है उसके कारण जो है जमाखोरी भी हो सकता है, जिसके कारण पूर्ति आधारित हो। और आयातों पर नियंत्रण, आयातों पर नियंत्रण मतलब क्या होगा, जैसे आयात पर प्रतिबंध लगा, जैसे तेल है ना, तेल पेट्रोल है ना, सरकार ने बोल दिया कि भाई हम अरब देश जो है उनसे नहीं लेंगे पेट्रोल, तो भाई नहीं लोगे तो मान लो सरकार के पास जिस समय उसने बोला उस समय 500 लीटर थे, 500 लीटर होगा ना, तो 500 लीटर थे, तो अब 500 लीटर और पूरी दुनिया भारत मतलब, और एक तरफ पूरा भारत है, तो भाई 500 लीटर, उसको पता है कि 500 लीटर सरकार ने बैन कर दिया है कि भाई आयात आप कर ही नहीं सकते हो। तो अब ये सोचो, ये पेट्रोल जो 500 लीटर है ना, ये 1-1 लीटर मतलब 1-1 लाख रुपए में बिकने लग जाएगा। ये एकदम बकायदा एकदम तय बात है, ये करके दिखा, ये हो सकता है एकदम 101% लोग 1-1 लाख रुपए हो सकता है तेल, पर ये तो आयात प्रतिबंध नहीं है, इसलिए सोचो कि हम लोग का मतलब अच्छा मतलब स्थिति है तेल को लेकर, थोड़ा ठीक है, बाकी इतना माड़ा तो नहीं है क्या, ठीक है। तो ये सारा ये भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लागत आधारित कारक। लागत आधारित कारक जैसे कि प्रशासित मूल्य नीति, इसका एग्जांपल, लागत मतलब कि जैसे कि उसका लागत में ज्यादा बैठ रहा है ना, पहले हम जैसे भुट्टा वाला बताया कि भाई अब जो है ना लागत में ही ज्यादा बैठ रहा है, जैसे मान लो 5 रुपए में कोई चीज बिक रहा था, तो हो सकता है ना वो 3 रुपए या 2 रुपए में बनाया, तब उसको फायदा हो जाएगा, 5 रुपए में बेचेगा। अगर उसको बन ही 7 रुपए में लाया, लागत है उसकी 7 रुपए, तो 5 रुपए में कैसे सेल करेगा, 10 रुपए में सेल करेगा, 15 रुपए में सेल करेगा ना, इस तरह से लागत में। तो वो लागत में कैसे होगा, प्रशासित मूल्य नीति। इस प्रशासित मूल्य नीति मतलब क्या होता है, प्रशासित मूल्य नीति होता है कि भाई कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कुछ चीजें जैसे कि सरकार के अंडर में आती है, कुछ चीजें जो उगाती है ना, ऐसे अनेक खाद्य वस्तु हैं जिनकी कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। और इनमें से कई वस्तुएं जो होती है ना वो सरकार द्वारा ही उत्पादित की जाती है, सरकार ही उत्पादन करती है उनका, ठीक है। तो अब सरकार को कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ हानियां होती है ना, सरकार को भाई घाटा होता ही रहता है, तो उस घाटे की भरपाई करने के लिए क्या कर देती है सरकार, उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देती है ना। तो हो सकता है कि प्रशासित मूल्य नीति के द्वारा लागत जन्य मतलब सरकार को ही मतलब घाटा बैठ रहा है, कहीं पे हानि की पूर्ति करनी है, तो सरकार उस चीजों में दाम में बढ़ा देती है। मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जो सरकार उत्पादित करती है, तो उसको मान लो सरकार ने महंगा कर दिया, तो ऑब्वियसली उसी को क्या बोलेंगे, लागत आधारित कारक है ना, उसको लागत आधारित कारक में डाला जाता है, ठीक है। प्रशासित मूल्य नीति और फिर खाद्य नीति। खाद्य नीति मतलब जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य का मान बढ़ जाएगा तो भी जो है पैसे बढ़ने के चांस होते हैं, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखो नॉर्मली न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, उनका फायदा वही ले सकते जो बड़े किसान है, छोटे किसानों को कुछ खास फायदा नहीं होता है। तो वो लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई हम लोग का ज्यादा लागत बैठा है, जैसे मान लो सरकार ने मान लो 20 रुपए तय किए किसी एक्स फसल के लिए, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि भाई मेरे 20 से तो ज्यादा बैठा है,
मेरे खुद ही 20 से ज्यादा बैठा है, मैं 20 में कैसे दे दूंगा। तो वो कभी कभी प्रमोट करता है, तो उसके कारण भी कभी कभी वस्तुएं या चीजें महंगी हो सकती है, स्फीतीकरण कर सकता है। तो ये ध्यान रखना। खाद्य नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले जो है वो बात आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब अन्य नीति में जैसे ब्याज दरों में वृद्धि है ना, ब्याज दरों में वृद्धि कर देगा तो उसे क्या, जैसे मान लो किसान है, नॉर्मली किसान के समक्ष में नहीं होना चाहिए, बट जैसे उद्योग हो गया या है ना, उद्योग या किसान, मतलब किसानों में भी ऐसा थोड़ी है कि भाई वृद्धि नहीं होती है। ब्याज दर में मान लो 0.5% भी अगर वृद्धि होती है तो उनको तो अफेक्ट होता है। जैसे उर्वरक मान लो, ब्याज दर में वृद्धि करोगे तो जो ब्याज ज्यादा मतलब महंगा हो जाएगा ना, तो किसानों को भी अफेक्ट करेगा, तो उससे भी वो भी कारण हो सकता है। फिर जो भी टैक्स वैक्स चाहे अप्रत्यक्ष कर हो कर प्रत्यक्ष कर है ना, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, इससे भी तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा ना। और एक होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है ना कि थोड़ा सा क्राउडिंग आउट इफेक्ट जरूर समझना चाहिए है ना, हाँ ना, ये अन्य कारक में इससे भी जो है ना महंगाई बढ़ता है। देखो कैसे बढ़ता है, इससे हम तुमको बताते हैं, ठीक है। तो क्राउडिंग आउट होता क्या है, क्राउडिंग आउट को समझना पहले बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि सरकार को राजकोषीय घाटा हो जाता है, ठीक है, या फिर सामान्य घाटा समझ सकती है। सरकार को जब घाटा होता है ना, सरकार उस घाटे को पूर्ति करने के लिए सरकार को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। सरकार को चाहिए पैसा। अब सरकार कहाँ से लेगी, या तो बैंक से ले ले या कोई व्यापारी जो है उनसे ले ले, है ना। तो सरकार क्या करती है, उस पक्ष में बॉन्ड जारी करती है, BOND बॉन्ड, है ना, बॉन्ड जारी करती है। भाई जो भी हो, जितने के भी बॉन्ड हो, उससे उस बॉन्ड से उससे क्या होता है कि भाई सरकार के पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई किसी से पैसे, किसी एक आदमी के पास मतलब 1000 मतलब 100 करोड़ रुपए थे, ठीक है, 100 करोड़ समझ लो, ठीक है, ठीक है, 100 करोड़ रुपए थे। सरकार ने बॉन्ड जारी करके उस आदमी से कम 90 करोड़ ले लिए। या फिर किसी बैंक से, मतलब समझ लो किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए थे, ठीक है, और सरकार ने बॉन्ड जारी करके 90 करोड़ उससे ले लिए ताकि अपनी जो घाटे की पूर्ति की जा सके। अब उसके पास कितना बचा, 10 करोड़ बचा ना। अब सोचो कि जब वो 100 करोड़ उसके पास थे, उस बैंक के पास 100 करोड़ उस बैंक के पास थे, तो मान लो उसका ब्याज दर अगर 10% था, तो अब क्या उसके पास 10 करोड़ है तो वो 10% रखेगा, नहीं रखेगा ना, 10% से बढ़ा देगा, वो 20-30% कर देगा ब्याज दर को, तो ना इससे ब्याज दर महंगा हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, ब्याज दर महंगा होने से निवेश जो है वो घट जाएगा, निवेश जो है कम हो जाएगा। लोग निवेश नहीं करेंगे, भाई पैसे ही नहीं लेंगे, पैसे लेंगे नहीं, इतना महंगा इतना हाई ब्याज रेट पे कौन पैसा लेगा। तो लोग पैसा ही नहीं लेंगे, जब पैसा नहीं लेंगे तो लोग निवेश भी नहीं करेंगे, जब निवेश नहीं करेंगे तो देश में विकास नहीं होगा, और जब निवेश नहीं करेंगे विकास नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। तो इससे भी जो है क्या बोलते हैं कि मुद्रास्फीति जो है बढ़ने का चांस रहता है, ठीक है। तो इसको यही रखते हैं आज, क्राउडिंग आउट तक ही, मतलब ये इसमें इतना ही कारण। अगर मुद्रास्फीति के ऊंची दर क्यों होती है भारत में, इसका अगर आपको कारण जानना है तो इससे बेहतर क्या बोलते हैं, इन कारणों से ज्यादा बेहतर की कोई जरूरत नहीं डिस्कशन करने की, ये मोस्ट एंड इनफ है। थैंक यू। बस बता देना कि कैसा लगा पढ़ना, मतलब जो सही ट्रैक पे है कि नहीं, गाड़ी ट्रैक पे है कि नहीं, बस ये बता देना। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।